LCR पैरेलल सर्किट। हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है वो सर्किट कौन कौन से थे? एक सर्किट था ऑसिलेशन सर्किट, उसमें ऑसिलेशन होते हैं और उसको हम लोग लगाते हैं ट्रांसमिशन साइट में जब हमको सिग्नल भेजना होता है। सिग्नल भेजने के लिए हमको एक हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव चाहिए। LC ऑसिलेशन हमको एक ऐसी करंट देती है जो ऑसिलेट होती है, एक ऐसा EMF देती है जो ऑसिलेट होती है और उससे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनाते हैं। ये हम लोगों ने किसमें पढ़ा था? LC ऑसिलेशन। LC ऑसिलेशंस इससे हम वेव्स भेजते हैं और ये कौन सा साइड होता है? ट्रांसमिशन या ट्रांसमीटर साइड। जब हम वेव्स को रिसीव करते हैं, बहुत सारे सिग्नल्स को रिसीव करते हैं एक साथ, एक तार में से, केबल की एक तार में से, और उसमें से हमको एक सिग्नल को चुनना है, तो कौन सा सर्किट यूज करेंगे? बहुत सी फ्रीक्वेंसी में से एक फ्रीक्वेंसी की करंट हमको चाहिए, बाकी की नहीं चाहिए, तो उसके लिए हम LCR सीरीज सर्किट यूज करते हैं। LCR सीरीज, इसका नाम क्या है? एक्सेप्टर सर्किट, बिकॉज इट एक्सेप्ट ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। और इसका दूसरा नाम आपने पढ़ा है सिलेक्टर। ये एक फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करता है, उसी को एक्सेप्ट करता है और बाकी फ्रीक्वेंसीज की करंट को कम कर देता है। यहां से इसने फ्रीक्वेंसी भेजी, ऐसे बहुत सारे LC ऑसिलेशन सर्किट लगा के हम बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज भेजते हैं और यहाँ पर हर एक इंडिविजुअल के पास रिसीव करने के लिए एक LCR सीरीज सर्किट होता है और वो अपनी उसी फ्रीक्वेंसी का करंट रिसीव करता है। ये दो चीजें हम पढ़ चुके हैं। आज हम एक तीसरी चीज पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ से LC ऑसिलेशन लगाकर हमको एक फ्रीक्वेंसीज का ग्रुप मिला। हमने 50 LC ऑसिलेशन सर्किट लगाए, 50 तरह की फ्रीक्वेंसी हमको मिली और वो 50 तरह की फ्रीक्वेंसी एक तार से हमारे पास आ गई। या एक कमरे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इसकी 100 तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की अलग अलग फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है और हमारे मोबाइल में एक नंबर है, उसमें एक LCR सर्किट है, उससे हम उसको चॉइस करते हैं। ये वाला सेटअप हमको मालूम है। मैं आज एक दूसरे सेटअप की बात करता हूं जो कि पहले हम लोग एक बार रेफर कर चुके हैं, बैंडविड्थ। जब हम किसी सिग्नल को, किसी सिस्टम को सुनना चाहते हैं तो हम कैसी फ्रीक्वेंसी चाहते हैं? हम चाहते हैं कि बहुत सारी फ्रीक्वेंसी हमको प्रॉपर साउंड में, प्रॉपर वॉल्यूम में सुनाई पड़नी चाहिए। इसका मतलब है कि बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज हमको रिसीव करनी चाहिए। ओके, उसके लिए हम लोग अरेंजमेंट पढ़ चुके हैं। एक ऐसा LCR सर्किट हम लेते हैं, ये इसकी हाफ पावर है, यहां पर इसकी पीक पावर है और यहां पर इसकी हाफ पावर है। ये फ्रीक्वेंसीज हैं, तो यहां से लेके यहां तक जितनी फ्रीक्वेंसीज हैं, ये सब फ्रीक्वेंसीज हाफ पावर से ज्यादा पावर बनाती हैं और ये सब हमको सुनाई पड़ेंगी। दिस इज बैंडविड्थ ऑफ ए सिग्नल। ये सब फ्रीक्वेंसी हमको सुनाई पड़ती है। नॉर्मली हम अपना सिस्टम इस तरह से रखते हैं कि ये वाली जो बैंडविड्थ है, इसमें वो सब फ्रीक्वेंसीज आ जाए जो हमको चाहिए। तो अगर हम म्यूजिक सुनना चाहते हैं तो म्यूजिक की सब फ्रीक्वेंसी इसमें आ जाएगी। मान लो ये फ्रीक्वेंसी 100 तरह की फ्रीक्वेंसीज हैं, 100 की 100 तरह की फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं और हम सबको सुन रहे हैं, सबको रिसीव कर रहे हैं। कभी क्या होता है, उसके बीच में एक स्क्रैच की आवाज आती है जो कि उस म्यूजिक का पार्ट नहीं, वो एक और फ्रीक्वेंसी है जो आ गई। अब वो एक स्क्रैच की आवाज एक अनडिजायर्ड फ्रीक्वेंसी है और हम चाहते हैं कि वो आवाज मत आए। क्यों? वो एक नॉइज है जो कि हमें नहीं चाहिए, किसी कारण से आ गया होगा, कहीं कोई स्क्रैच लगा होगा, कहीं कुछ हुआ होगा जिसके कारण वो इसके साथ मिक्स होके वो वाली फ्रीक्वेंसी का EMF, वो वाली फ्रीक्वेंसी की करंट भी हमको आ रही है। हम चाहते हैं कि वो करंट मत आए,
लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये वाली जो 1 2 3 4 5 से 100 फ्रीक्वेंसीज हैं ये हमको मिलती रहे, और इसी के बीच में एक फ्रीक्वेंसी ये वाली ऐसी कोई एक फ्रीक्वेंसी है जो नॉइज कर रही है, ये हमको नहीं चाहिए। तो 100 में से एक फ्रीक्वेंसी को हम नहीं सुनना चाहते, हम उसको काट के हटा देना चाहते हैं। इस एक्शन को हम क्या कहेंगे? फिल्टर करना। फिल्टर करते हैं, जाली लगाते हैं, और जाली का जो साइज होता है उससे पतली चीजें निकल जाएंगी और मोटी चीजें ऊपर रह जाएंगी, दैट इज फिल्टर। ओके, तो यहाँ पर हम उस एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को फिल्टर करना चाहते हैं जिसकी आवाज हम नहीं सुनना चाहते, जिसकी करंट हम रिसीव नहीं करना चाहते। तो इस पूरी करंट को हम एक ऐसे सर्किट से ले जाते हैं जो बाकी सब फ्रीक्वेंसीज को जाने देती है, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी हमने चुनी, जिसके लिए उसको सेट किया, उस फ्रीक्वेंसी को वो रोक देगी। तो ये सर्किट क्या कहलाएगा? फिल्टर सर्किट। फिल्टर सर्किट का मीनिंग समझ में आया? हाँ बोलिए। यस, वो फिल्टर फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है। अगर हमने इस फिल्टर फ्रीक्वेंसी को काटना है और इसकी विड्थ को हम इतना कर देंगे तो हमारे म्यूजिक का ये वाला पार्ट कट जाएगा, जो कि हम नहीं काटना चाहते। ठीक है, इसलिए उस पर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, हम सिर्फ उसी एक फ्रीक्वेंसी को बाहर निकाल देना चाहते हैं, या फिजिक्स के टर्म्स में उस एक फ्रीक्वेंसी की जो करंट आ रही है उस करंट को जीरो कर देंगे। तो बाकी सब करंट अपना अपना इफेक्ट देगी। वो वाली करंट जिसमें एक स्क्रैच की आवाज है, एक दूसरी कोई ऐसी शार्प आवाज है, या जैसी भी आवाज है जो उनको नहीं सुनी, उसकी करंट को जीरो कर देंगे। इसके लिए सर्किट यूज होगा फिल्टर सर्किट। अब ये फिल्टर सर्किट कैसे बनता है? तो इसके लिए देखिए, फिल्टर सर्किट हम बनाते हैं एक इंडक्टेंस और एक कैपेसिटेंस, दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करके। This is an inductance, this is a capacitance, capacitor। यहां से हम करंट भेजेंगे I, ओके। ये इसका इंडक्टेंस L है, तो इसका रिएक्टेंस कितना होगा? और इसका रिएक्टेंस 1/C ओमेगा। ये दोनों के रिएक्टेंस हैं। यहां से करंट जाती है और ये दोनों पैरेलल में हैं। पैरेलल के नियम हमको मालूम है, इन दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होगा? सेम पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसकी वैल्यू कितनी होगी हम इसको निकाल सकते हैं। हम ये निकालना चाहते हैं कि यहाँ पर करंट की वैल्यू कितनी होगी। I का एक पार्ट यहाँ से गया और दूसरा पार्ट यहाँ से गया। I के दो डिवीजन हो गए, वन इज गोइंग थ्रू इंडक्टेंस, वन इज गोइंग थ्रू कैपेसिटेंस। ओके, तो I किसके बराबर है? IL प्लस IC। IL की वैल्यू हमको मालूम है, I इज इक्वल टू V/Z। यहाँ पर सिर्फ रिएक्टेंस है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? V अक्रॉस डिवाइडेड बाय XL। ये फॉर्मूला आपको याद है? ये I की वैल्यू। IC की वैल्यू कितनी होगी? VC/XC। अगर हम इसकी वैल्यू रख रहे हैं, V की वैल्यू रख रहे हैं, तो VL और VC में कितना फेज डिफरेंस होता है? 180 डिग्री। I के कंपैरिजन में VL किधर रहता है? ऊपर, और I के कंपैरिजन में VC नीचे। दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इसलिए यहाँ पर साइन क्या आ जाएगा? माइनस। तो ये हमने यहाँ पर प्लस माइनस ऐसा लिया। ओके, तो अगले स्टेप में ये प्लस और माइनस क्या बन गया? यहाँ पर माइनस। अब यहाँ देखिए, इसके अक्रॉस VL और इसके अक्रॉस VC दोनों की वैल्यू में अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों इन्हीं दो पॉइंट के बीच में हैं। एक को इधर से कैलकुलेट किया, एक को इधर से किया, दोनों की वैल्यू एक है। चूंकि दोनों की वैल्यू एक है, इसलिए
इसलिए हम दोनों को क्या लिख सकते हैं, V। ठीक, तो अगर हम इसे L और C लिखेंगे तो अगले स्टेप में इसको क्या कर देंगे, V अपॉन XL माइनस V अपॉन XC। इसमें हमने V कॉमन निकाला, 1 अपॉन XL माइनस 1 अपॉन XC। ये I का फॉर्मूला है। दिस इज द करंट which is flowing in this circuit। अब इस करंट को हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि करंट जीरो हो जाए। अगर ये करंट जीरो हो जाए या मिनिमम हो जाए, उसके लिए राइट हैंड साइड भी जीरो हो जाना चाहिए। राइट हैंड साइड जीरो कब होगा, B को जीरो नहीं होगा, ये जीरो हो सकता है। ये कब जीरो होगा, यस, सो I will be minimum, I will be minimum when 1 upon XL is equal to 1 upon XC और XL is equal to XC। और जब XL is equal to XC होता है तो हम क्या कंडीशन निकालते हैं, ओमेगा is equal to 1 upon root LC, 1 upon root LC। लेकिन ओमेगा 1 upon root LC क्या है, ये तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, इसी में एल्स क्या सकते हैं। तो इस सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी किसकी है, जो हमने यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट की थी। इस अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, अगर ये फ्रीक्वेंसी इसके बराबर है तो XL इज इक्वल टू XC हो जाएगा। अगर ये इसके इक्वल हो गया तो करंट कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो हम जिस फ्रीक्वेंसी की करंट को जीरो करना चाहते हैं उसी के अनुसार L और C की वैल्यू को चुनते हैं, ताकि ये वाली कैलकुलेशन उस फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए। उसके बाद उसमें हमने 100 तरह की करंट लगा दी, 99 करंट पार हो गई, कौन सी अटक जाएगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी इसके साथ मैच करती है। और वो जानबूझ के हमने रखी है क्योंकि वो आवाज एक स्क्रैच की या एक नॉइज की आवाज। अब जब ये करंट सब उसमें से जाएंगे 100 की 100 करंट, तो 99 जो हम सुनना चाहते हैं वो तो आती है, लेकिन जो हम नहीं सुनना चाहते वो वाली फिल्टर हो जाती है। सो दिस इज ए फिल्टर सर्किट। तो हमारे सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में जितने ज्यादा फिल्टर लगे होते हैं, ये इसने क्या किया, एक फ्रीक्वेंसी को सिर्फ काट सकता है, ज्यादा नहीं। तो अगर हमको दो तरह के नॉइज आ रहे हैं तो क्या करेंगे, फिर इस पूरे सिग्नल को एक दूसरे में से ले जाएंगे, उस सर्किट में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हम क्या बनाएंगे, दूसरे डिस्टरबेंस की फ्रीक्वेंसी, फिर तीसरे फिल्टर में से ले जाएंगे तीसरे डिस्टरबेंस की फ्रीक्वेंसी। ऐसे करके हमने 20 फिल्टर लगा दिए। तो क्या होगा, 20 तरह के नॉइज हमने निकाल दिए। अब जो साउंड हमको आएगा दैट साउंड विल बी नॉइजलेस, उसमें नॉइज बहुत कम हो जाएगा क्योंकि 20 तरह की डिस्टर्बिंग फ्रीक्वेंसी हम उसमें से काट देंगे। एनीवे, तो ये क्या चीज है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की करंट को कम करने का तरीका, LC पैरेलल सर्किट। इज इट ओके? हाँ बोलिए। यस, उतने सारे फिल्टर लगा देंगे। इसका ग्राफ XCR सीरीज सर्किट जैसा ही बनेगा। देखिए, ये और ये है करंट, जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है ओमेगा 1/√LC, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे करंट की वैल्यू 0 हो जाती है। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है करंट की वैल्यू बढ़ते जाती है, और हमको उसका ग्राफ ऐसा, तो ये वाली फ्रीक्वेंसी इतना साउंड देगी, ये इतना देगी, ये इतना देगी, इसके बाद वाली सब देंगे, पर ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी कितनी करंट बनाएगी, सी। तो हमने LCR सीरीज सर्किट का जो ग्राफ बनाया था वो ग्राफ कैसा था, ऐसा। ये किसका था, सीरीज, ये किसका हो गया, पैरेलल। ये सेलेक्टर सर्किट है,
सेलेक्टर, और ये वाला फिल्टर। ये एक फ्रीक्वेंसी को अलाउ करता है, बाकी सबको काट देता है। ये एक फ्रीक्वेंसी को काट देता है, बाकी सबको अलाउ करता है। ये दोनों सर्किट एक दूसरे के अपोजिट, एक सीरीज और एक पैरेलल। दिस इज पॉइंट क्लियर? ओके। ये वाला सर्किट एनसीईआरटी की थ्योरी में नहीं है, लेकिन इसके बेसिस पर न्यूमेरिकल है। और एनसीईआरटी की बुक में अगर किसी चीज को यूज करके न्यूमेरिकल बनाया गया है तो वो हमारे सिलेबस में है, इसलिए ये हमारे सिलेबस में है। ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड हमने बनाया, ये एक यू शेप का मैग्नेट लगाया, ये उसका नॉर्थ पोल है और ये उसका साउथ पोल है। तो नॉर्थ टू साउथ ये मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। यहां पर दो रॉड रखे, दो रेल रखी, वो रेल इस प्लेन में रखी गई इस तरह से। ये वाला प्लेन एक्स वाई प्लेन इस तरह का। इसके ऊपर हमने एक रॉड को रखा, ये रॉड, ये इसका पॉइंट P और ये वाला पॉइंट Q। ये दो रेल हैं A और B। ये इस तरह का अरेंजमेंट किया हुआ है कि ये इसके ऊपर बिना फ्रिक्शन के मूव हो सकता है, स्लाइड हो सकता है दोनों रेल पे। और इन तीनों की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वर्टिकल है Z डायरेक्शन में, और ये जो कंडक्टर है ये कंडक्टर इस तरह से Y डायरेक्शन में रखा गया है। ठीक है। ये Z डायरेक्शन में कौन है? B, और Y डायरेक्शन में कौन है? कंडक्टर। उसके बाद हम इस कंडक्टर को मूव कर सकते हैं इस डायरेक्शन में। वेलोसिटी इधर देने से ये इस पर ऐसे मूव कर सकता है, ये दोनों रेल पर ये ऐसे चल सकता है। अगर ये चलेगा इसमें पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, तो उस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए यहाँ पर हमने एक की लगाई, सर्किट बनाया और इसके साथ में एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया या एम्पियर मीटर लगा दिया। ये हमने सर्किट कंप्लीट कर दिया। तो यहां पर वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है? एक्स डायरेक्शन में। पी क्यू कंडक्टर किस डायरेक्शन में रखा हुआ है? वाई डायरेक्शन में। अगर इसको वाई मान ले तो ये वाई डायरेक्शन में, वाई। और मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? ऊपर से नीचे Z डायरेक्शन में। तीनों एक दूसरे से राइट एंगल पर है। दिस इज गिवन। ठीक है। तो हमको दिया गया है ये वाला डायग्राम। इस डायग्राम में नॉर्थ और साउथ पोल है। ये वाला जो है इसका हमारे पास कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। दिस सिंपली टेल्स अस दैट देयर इज ए मैग्नेटिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन। ओके। इसको हम भी वेलोसिटी से इस तरफ खींच सकते हैं। और हमको इसमें कुछ वैल्यूज दी गई हैं। These values show that length of the rod is 15 centimeter. Length of rod 15 centimeter. Okay. Next thing given is B. Strength of B is 0.50 Tesla. And resistance of the closed loop 9 milliohm. और resistance, किसका resistance? ये वाले लूप का resistance. This is equal to 9 milliampere. Sorry, 9 milliohm. Okay. These are the
गिवन थिंग्स। सिचुएशन सबको समझ में आ गई? दो रेल रखी हुई है, रेल के ऊपर हमने एक रॉड रखा है, ये रॉड ऐसे चल सकता है। दिस इज वेरी सिंपल सिचुएशन। सिर्फ हमको क्या ध्यान रखना है कि V, L और B ये तीनों एक दूसरे के राइट एंगल हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की कंडीशन है। जब हम राइट हैंड रूल से EMF निकालते हैं तो इन तीनों की डायरेक्शन कैसी होती है? 90 डिग्री टू ईच अदर। वो हमको चाहिए और क्वेश्चन में दिया गया है कि वो है, ताकि हम इससे EMF कैलकुलेट कर सकें, या कोई भी क्वांटिटी चाहे हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके बाद इसके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। दिस इज द गिवन कंडीशन और इसके क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। दिस क्वेश्चन आस्क्स A is open, A key is open, rod moves with velocity 12 centimeter per second. Give the polarity and magnitude of induced EMF. Give polarity and magnitude of induced EMF. वेलोसिटी की वैल्यू हमको दी गई है और हमसे कहा है कि इसमें कितना EMF इंड्यूस होगा। तो पहली चीज, इंड्यूस क्यों होगा EMF? ये कौन सी सिचुएशन है जिसमें EMF इंड्यूस होता है? चेंज इन, ओके, आपने पढ़ा हुआ है व्हेन ए कंडक्टर मूव्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड। When a conductor moves in a magnetic field, an EMF is created across it. Okay? वो हम यहाँ पर निकालना चाहते हैं और हमको इसकी वेलोसिटी भी दी गई है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी दी गई है, इसकी लेंथ भी दी गई है, इसका रेजिस्टेंस भी दिया गया है। अब यहाँ पर K is open. K is open means there is no connection. और इसको हमने वेलोसिटी दी, तो EMF क्रिएट होगा कि नहीं होगा? तो आंसर है EMF के लिए क्या चाहिए? एक मैग्नेटिक फील्ड और उसको क्रॉस करता हुआ, काटता हुआ कंडक्टर, वो तो है, तो EMF तो होगा। तो की होने से या की नहीं होने से क्या अंतर पड़ा? तो अंतर ये पड़ेगा, यस, करंट का, कि अगर हम की को प्रेस करेंगे तो ये सर्किट कंप्लीट होगा और करंट फ्लो करेगी। अगर की ओपन कर दी तो क्या होगा? करंट नहीं मिलेगी लेकिन EMF बनेगा। ये उसी तरह से है कि हमारे घर के प्लग में अगर हमने कोई बल्ब, पंखा कुछ भी नहीं लगाया है तो प्लग में वोल्टेज आती है कि नहीं आती? वोल्टेज तो आती है। तो EMF 220 वोल्ट आता है। करंट कब फ्लो होगी? जब हम सर्किट कंप्लीट करेंगे। तो इसमें सर्किट कंप्लीट नहीं है, करंट नहीं होगा, लेकिन EMF बनेगा और वो EMF हमको निकालना है। अब EMF के आपको जो फॉर्मूला मालूम है उसमें से किस फॉर्मूला की क्वांटिटी यहाँ दी गई है? B, ओके, so that's fine. E is equal to B L B. तीनों की वैल्यू रखिए और EMF की वैल्यू निकाल के बताइए कितना। जब हम लेंथ लेते हैं तो उसको मीटर जरूर बनाइए, क्योंकि SI सिस्टम में काम करना है और उनको वोल्ट में निकालना है, इसलिए लेंथ को आप मीटर में लेंगे। वैसे ही वेलोसिटी को भी मीटर में लेंगे।
करंट कैसे जाती है? सोर्स के अंदर करंट कैसे जाती है? माइनस से प्लस। पता याद रखिए। अब मुझे बताइए कि पी क्यू रॉड सोर्स है या सोर्स के बाहर है? सोर्स है। तो उसमें करंट कहां से कहां जाएगी? नेगेटिव टू पॉजिटिव। और हमारा हैंड रूल क्या कहता है कि करंट किधर से किधर जा रही है? क्यू से पी। इसलिए पॉजिटिव कौन? पी और क्यू नेगेटिव। ये तरीका होता है। समझ में आया? तो क्यू पी को हम क्या मानेंगे? सोर्स। और सोर्स के अंदर करंट क्या होती है? ईएमएफ सोर्स के अंदर माइनस से प्लस की तरफ। इसलिए इधर से माइनस और इधर प्लस। जो सेल के बारे में हमने पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पर कौन से चार्जेस इकट्ठे हो जाते हैं? पॉजिटिव। और यहाँ पर नेगेटिव खड़े हुए हैं। ये कब मिलेंगे आपस में? जब हम पी को कनेक्ट कर देंगे और सर्किट में चलने का रास्ता देंगे। तो ये सब प्लस, इधर माइनस, ये इधर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। उस समय ये करंट फ्लो होगा अंदर में ऐसे, बाहर में ऐसे। और अगर हमने इसको नहीं किया तो करंट बंद हो जाएगी, पर चार्जेस तो यहाँ खड़े रहेंगे। ठीक है? यानी ईएमएफ रहेगा, एनर्जी रहेगी। तो ये समझ आया? तो हमारा इसका आंसर क्या आया पोलैरिटी का? P will be positive and Q will be negative. P plus Q minus. इसलिए करंट से कंफ्यूज मत होइए कि करंट Q से P जा रही है। ये ठीक है कि गलत है? आंसर है ठीक है। करंट कहां से कहां जा रही है? Q से P। और ये याद मत रखिए कि करंट प्लस से माइनस जाती है। प्लस से माइनस कहां जाती है? बाहर। सोर्स के अंदर माइनस से प्लस। इसलिए ये सोर्स है, माइनस से प्लस। अब इस प्लस के साथ A जुड़ गया और इस माइनस के साथ B जुड़ गया, तो बाहर में करंट कैसे चलेगी? प्लस से माइनस, यानी A से चलेगी और B में आएगी। ये करंट की डायरेक्शन हो। दिस एंड दिस। देखिए पूरा सर्किट बन गया। तो ये था इसका पार्ट ए। अब इसका क्वेश्चन नंबर बी, इसको नोट करिए, फिर इसका क्वेश्चन नंबर बी लेते हैं। सेकेंड इसका पार्ट देखिए। इज देयर एन एक्सेस चार्ज बिल्ट अप व्हेन K इज ओपन? व्हाट हैपेंस इफ K इज क्लोज्ड? पहले हमने K को ओपन रखा हुआ है और इसको मूव कर रहे हैं, तो कहीं पर एक्सेस चार्ज है या नॉर्मल चार्ज? नॉर्मल चार्ज क्या होता है? किसी भी मटेरियल में नेट चार्ज कितना होता है? 0। तो हमने ये पॉइंट लिया, इसको मूव किया, इसके हर जगह पर अभी नेट चार्ज कितना है? 0। इनका ये कहना है कि जब हम इसको ऐसे मूव करते हैं तब भी हर जगह पर नेट चार्ज 0 रहता है, या किसी एक लोकेशन पे पॉजिटिव, किसी एक लोकेशन पे नेगेटिव एक्सेस हो जाता है। क्या ऐसा होता है? तो आंसर है यस, ऐसा होता है। मूव करने से तभी तो ईएमएफ क्रिएट होता है। अभी अभी हमने बात की ईएमएफ कैसे क्रिएट होता है। पॉजिटिव एक तरफ इकट्ठे हो जाते हैं और नेगेटिव एक तरफ। तो इसका आंसर क्या होगा? यस। पहले का आंसर यस, एक्सेस चार्ज बिल्डअप। तो एक्सेस चार्ज P पे कैसा होगा? पॉजिटिव। और Q पे कैसा होगा? नेगेटिव। ये कैसा है? ओपन। ओपन और क्लोज में क्या अंतर है? जब हम क्लोज करेंगे तो ये माइनस इधर चला जाएगा, प्लस इधर चला जाएगा, एक्सेस चार्ज नहीं रहेगा। तो एक्सेस चार्ज कब रहेगा? जब K ओपन होगा, और जब क्लोज होगा तो एक्सेस चार्ज नहीं रहेगा, बिकॉज दैट विल कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिक करंट। ये दोनों चीज नोट कर लीजिए। ओके, ये वाला क्वेश्चन आपने पढ़ा। With K open and the rod moving uniformly, there is no net force on the electrons, even though they experience a magnetic force due to motion. ये दोनों चीजें हमको बता दे रहे हैं। दो तरह के फोर्स, एक मैग्नेटिक फोर्स और एक नेट फोर्स। इन
इनका ये कहना है कि मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन पर लग रहा है। क्या आपको मालूम है लग रहा है कैसे? वेरी गुड। इलेक्ट्रॉन इज ए चार्ज and it has got a velocity and it is kept in a magnetic field. जब हम इस रॉड को इधर खींचते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉन इधर जाता है, तो हम ये मान सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज इधर जाता है। ओके, तो हमारे पास फिर से ये रूल है। अब कौन सा रूल लगाएंगे? लेफ्ट हैंड। ये v नीचे की तरफ, वेलोसिटी यानी ये वेलोसिटी, ये सामने की तरफ, तो पॉजिटिव चार्ज किधर जाएंगे? P से Q। इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? Q से P। क्यों जाएंगे? इसलिए जाएंगे क्योंकि उस पर एक फोर्स लगेगा। ये फोर्स लगेगा, इस फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन Q से P जाएंगे। तो बताइए इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है कि नहीं? लग रहा है। इसलिए सब इलेक्ट्रॉन कहाँ इकट्ठे हो जाते हैं? Q पे। तो P पे कौन सा चार्ज बन जाता है? पॉजिटिव। और Q पे कौन सा बन गया? तो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से मूव करते हैं और बड़ा सिंपल फिजिक्स का रूल है कि कोई चीज तब मूव करती है जब उस पर फोर्स लगता है। मतलब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा और हमने एक्सप्लेन किया कि ये फोर्स किसके कारण है? मोशन के कारण है। और इस फोर्स को हम लोग जानते भी हैं, इसकी कैलकुलेशन होती है F इज इक्वल टू बी एन ई। ये सॉरी, यहां पर इसका फोर्स आएगा, फोर्स इज इक्वल टू क्यू बी सी। ये फोर्स उस पर लगेगा, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज भी है, वेलोसिटी भी है और मैग्नेटिक फील्ड है। अब इनका ये कहना है कि नेट चार्ज जीरो होता है, नेट फोर्स जीरो होता है। नेट फोर्स कैसे जीरो होगा ये हमको एक्सप्लेन करना है। डू यू सी एनी रीजन कि नेट फोर्स जीरो क्यों होगा? वेरी गुड, दिस इज द रीजन। अब इस रीजन को कैसे एक्सप्लेन करते हैं देखिए। यहां पर इस रॉड को हमने ऐसे सीधा बनाया। अभी इलेक्ट्रॉन जो यहां पर है, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स किधर लग रहा है? इस तरफ। इसलिए वो कहां आ रहा है? Q की तरफ। ये हमने रूल से देख लिया, इधर इलेक्ट्रॉन आएगा। तो यहाँ पर 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन आए, ये यहाँ इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए। यहाँ के चार्जेस कैसे बन गए? पॉजिटिव चार्जेस बन गए। जब एक डायरेक्शन में पॉजिटिव और एक में निगेटिव चार्जेस हैं एक ही बॉडी में, तो इसके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी? प्लस टू माइनस। अब ये क्या चीज है? इलेक्ट्रॉन। अगर एक इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है? वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है किस डायरेक्शन में? प्लस की माइनस की? यस, इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज है, वो फोर्स किधर एक्सपीरियंस करता है? प्लस की तरफ, दैट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस पर इधर की तरफ एक फोर्स लगा, ये फोर्स कौन सा है? इलेक्ट्रिकल। और इधर जो फोर्स पहले लग रहा था, ये फोर्स कौन सा था? मैग्नेटिक। तो ये इलेक्ट्रिकल फोर्स क्यों बना? क्योंकि सब इलेक्ट्रॉन इधर आ गए। इधर क्यों आया? क्योंकि एक मैग्नेटिक फोर्स लगा। एक मैग्नेटिक फील्ड ने एक मैग्नेटिक फोर्स बनाया, मैग्नेटिक फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन इधर आए, इस इलेक्ट्रॉन के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बना, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसी इलेक्ट्रॉन पर उल्टी तरफ फोर्स लगा, तो दोनों फोर्स ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया, तो नेट फोर्स कितना हुआ? जीरो। इसलिए नेट फोर्स जीरो होता है। दिस इज अवर एक्सप्लेनेशन। स्टेप समझ में आया? स्टार्ट किससे करना है? देयर इज ए मैग्नेटिक फील्ड व्हिच अप्लाइज magnetic force. Because of that magnetic force, electron goes to Q. Once they reach Q, there is an electric field set up from P to Q. This electric field applies a force on the electron in the direction P. Now these two forces cancel each other. Therefore, net force on the electron is zero. ये हमारा इसका explanation हो गया। ठीक है, तो इसको हम एक बड़े रूप में कैसे देख सकते हैं? स्टार्ट किसने किया था? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड में जब हमने मूव किया तो हमको कौन सा फील्ड मिला? इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन होता है चार्ज का तो क्या बन जाता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। ठीक है, ये हम बाद में पढ़ेंगे जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर आएंगे। फिलहाल ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गई। ओके, फोर्स का फॉर्मूला बताइए। रिटार्डिंग फोर्स ऑन द रॉड, एक रॉड मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, फिर से सुनिए, रॉड हैज गॉट लेंथ, it has got velocity and there is a strength of magnetic field. Then what is the force? QVB. What is Q on the rod? How much? Not given. इसलिए QVB नहीं चलेगा। दूसरा सोचिए, ILP, that is the force. QVB किसके लिए यूज करना है? और चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज हमको मालूम है, लेकिन when it is in the current, in the form of current, तो ILP, क्या आपको यहाँ पे I मालूम है? कहाँ मालूम? तो आप उससे और कोई फॉर्मूला सोचिए और कुछ आता है? फोर्स का फॉर्मूला F is equal to QB into velocity, और दूसरा फॉर्मूला इसी फॉर्म में कन्वर्ट किया, that is I into L into B। ये दो, L क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ये यहाँ हमको दिया गया है। B मैग्नेटिक फील्ड, वो भी हमको दिया गया है। हमको सिर्फ क्या चाहिए? I के लिए आपने क्या तरीका बताया? EMF divided by resistance. So this we can write as E divided by R. This is L and this is B. E आप पहले क्वेश्चन में निकाल चुके हैं, R हमको गिवन है रेसिस्टेंस, लेंथ भी हमको मालूम है, P भी हमको मालूम है। ये कैलकुलेट करिए और फोर्स की वैल्यू निकाल के बताइए। यहाँ पर वैल्यू रखने से आया 75 × 10⁻⁻3, या आप इसको लिख सकते हैं 7.5 × 10⁻²। ठीक है, ये मैथमेटिक्स ठीक है कि गलत है? सही है। क्यों? तो अगर आपका ये आंसर आए या ये आंसर आए, ये हम क्या निकाल रहे हैं? फोर्स। फोर्स का यूनिट क्या लिखेंगे? न्यूटन। तो लेट्स राइट इट। इन दोनों में से हम ये आंसर ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि 10⁻³ मिली होता है और 10⁻⁻6 माइक्रो। तो हम लोग ये वाली क्वांटिटी थोड़ी कम या ज्यादा हो जाए तो कर देते हैं, लेकिन इसको किस में रखते हैं? मिली में या माइक्रो, छोटा। सो दिस इज अ बेटर वे टू राइट द आंसर। लेकिन फिजिक्स का नियम क्या है? यूनिट में रखना। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मच पावर इज रिक्वायर्ड टू कीप द रॉड मूविंग विद द सेम स्पीड। तो पहले ये बताइए, इस रॉड को इधर जाने में क्या प्रॉब्लम है? क्या कोई इसको वापस खींच रहा है? रिटार्डिंग फोर्स है इस पे। अभी आपने क्या निकाला था? रिटार्डिंग फोर्स। रिटार्डिंग फोर्स मतलब कम करने वाला फोर्स। तो वो फोर्स की डायरेक्शन किधर है? फोर्स की डायरेक्शन उल्टी। ये हमने देखा यहाँ पर कि B किस तरफ है? नीचे की तरफ, और करंट किधर फ्लो हो रही है? Q से P अंदर की तरफ। ये देखिए, ये नीचे कौन है? P। ये कौन है? करंट। Q से P,
तो ये किसकी डायरेक्शन आ गई? फोर्स की। तो फोर्स किधर काम करेगा? इस तरफ। तो जब हम वेलोसिटी इस तरफ ले जाना चाहते हैं तो फोर्स इधर काम करेगा। क्योंकि फोर्स इधर काम करेगा इसलिए ये वाला फोर्स कौन सा होगा? इस फोर्स के साथ क्या लगा था? रिटार्डिंग। रिटार्डिंग फोर्स अगर इस पे लगा तो इसकी वेलोसिटी का क्या होगा? कम हो जाएगी। अब अगला क्वेश्चन है कि हम वेलोसिटी को कम नहीं होने देना चाहते, वी वांट सेम वेलोसिटी, तो हमको भी कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? जितना रिटार्डिंग फोर्स है जो हमने अभी कैलकुलेट करके निकाला। लेकिन ये हमसे फोर्स नहीं पूछ रहे, ये हमसे क्या पूछ रहे हैं? पावर। तो पावर में कन्वर्ट करिए फोर्स को। यस, पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी, करेक्ट। और वेलोसिटी हमको दी गई है, फोर्स अभी अभी आपने कैलकुलेट किया, तो इस फॉर्मूला को लगाइए, पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। दोनों एक ही लाइन में काम कर रहे हैं इसलिए हम दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दिस विल गिव यू द पावर और इसका यूनिट क्या होगा? वॉट। हाँ जी, कितने वॉट आया? यही आता है सबका। अब उसके बाद हम अगला देखते हैं। How much power is dissipated as heat? Heat का फॉर्मूला क्या होता है? I square R या P square upon R। कोई भी एक फॉर्मूला लीजिए, अब हीट निकालिए, कितना आएगा? तो इसको जब आपने कैलकुलेट किया तो फिर से हमारी वैल्यू कितनी आई? 9 into 10 to the power -3। इस फॉर्मूला से भी उतनी ही आई। क्यों? क्योंकि जितना हम इस पर वर्क करते हैं उस वर्क से और कुछ नहीं होता है, पूरा का पूरा वर्क हीट में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए दोनों वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, ओके, ये हो गया F। उसके बाद G। ओके, जी मैं आपको बता देता हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है। इनका ये कहना है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा वर्टिकल ना होके इस B की डायरेक्शन में है, फिर से मैग्नेटिक फील्ड ऐसा वर्टिकल नहीं है, इस डायरेक्शन में है, B की डायरेक्शन में, तब इसमें कितनी करंट या कितना EMF प्रोड्यूस होगा? इंड्यूस्ड EMF कितना होगा? 0। क्यों? क्या फॉर्मूला लगा रहे हैं? F इज इक्वल, आपको E निकालना है। E इज इक्वल टू E is equal to B and B sin theta। थीटा किस किस के बीच में एंगल है? B and B। ये एंगल कितना हो गया? 0। इसलिए sin थीटा कितना हो गया? 0। So E has become 0। जब ये 90 था तो sin 90 is equal to 1। इस तरह से E की वैल्यू कितनी होगी? 0। So ये क्वेश्चन नोट करिए और बनाने की कोशिश करिए। कौन सा फॉर्मूला लगेगा देखिए। A solenoid with length
सोलेनॉइड की लेंथ हमको दी गई है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है, नंबर ऑफ टर्न्स दिया है, कितनी करंट थी इसमें 2.5 एम्पियर। जैसे इसको स्विच ऑफ करते हैं करंट 0 हो जाएगी, लेकिन उसमें कुछ टाइम लगेगा, 10⁻³ सेकेंड। हाउ मच बैक ईएमएफ इज इंड्यूस्ड? बैक ईएमएफ इंड्यूस्ड, लॉ ऑफ इंडक्शन उनको क्या बताता है कि ईएमएफ इंड्यूस्ड किसके बराबर होता है? d∅/, ओके। और कोई फॉर्मूला आपको मालूम है जो सोलेनॉइड से रिलेटेड हो? यस, देयर इज अनदर फॉर्मूला, E = L di/dt। व्हाट इज दिस di? चेंज इन करंट। यहाँ हमको दिया है कि करंट पहले 2.5 थी, स्विच ऑफ किया तो 0, तो di हमको मालूम, dt कितना टाइम लगता है, यानी di/dt हमको मालूम है। अगर हम L निकाल सके तो E बन जाएगा। सेल्फ इंडक्शन में L का फॉर्मूला क्या होता है? ये आपका दूसरा टेस्ट है। μ0n² A डिवाइडेड बाय L। अब ये वाला n क्या ये 500 है? देखिए, एक n सोलेनॉइड में हमने पढ़ा है और एक ये n पढ़ा है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो दिस n into L, दिस इज टोटल, और ये 500 आपको कितना दिया गया? ये द नंबर ऑफ टर्न्स आर 500, नंबर ऑफ टर्न्स आर 500, तो ये नंबर ऑफ टर्न्स एंड दिस इज 500। ओके, अब यहाँ पर ये L का फॉर्मूला रहा, ये di/dt, सब चीजें आपको मालूम है। अब इसको आप निकाल लीजिए, ये मैं कितना है, सबकी वैल्यू रखिए और निकालने की कोशिश करिए। अब सिर्फ कैलकुलेशन बचा है। μ0 की वैल्यू 4π × 10⁻⁻⁷